जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा हो सकता है कि हमारे देश का जो नक्शा है वो कल अचानक बदल जाए, और वो भी मतलब बस संसद में बैठे कुछ लोगों के हाथ उठाने से? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे राज्यों की जो सीमाएं हैं, जैसे पहाड़ों या नदियों की तरह एकदम पत्थर की लकीर है। पर सच तो ये है कि ये नक्शा कोई परमानेंट तस्वीर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने संविधान को थोड़ा करीब से देखें तो ये एक बहुत ही जीवित और धड़कता हुआ डॉक्यूमेंट है। ये संसद को इतनी ताकत देता है कि वो कानूनी रूप से किसी भी राज्य का नक्शा, उसका नाम या यहाँ तक कि उसका पूरा वजूद ही पूरी तरह से बदल सकती है। और यही बात ना इस विषय को इतना रोमांचक बनाती है। लेकिन सच कहूं तो ये जानकारी सिर्फ एग्जाम्स देने वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भारत शब्द बोलते हैं तो हम इसके कानूनी और पॉलिटिकल मतलब को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। और आज हम जिन नोट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये हमें ठीक यही समझाता है कि हमारी सीमाएं कैसे तय होती हैं, नए हिस्से कैसे जुड़ते हैं और अंदरूनी ढांचे में बदलाव आखिर कैसे होता है। तो चलिए एकदम नींव से शुरुआत करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 जो देश की बेसिक डेफिनेशन तय करता है, सोर्स में साफ लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ अंग्रेजी का शब्द यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज हुआ है, पर मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि इसको फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? मतलब दुनिया के कई बड़े देश तो फेडरेशन होते हैं ना। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। देखिए, संघ या यूनियन शब्द का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। फेडरेशन का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जो किसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना हो। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। अच्छा, जहां राज्य मिलकर देश बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन बनाया। उनके बीच एक डील हुई। लेकिन भारत के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के राज्यों के बीच एक साथ रहने के लिए कोई कानूनी समझौता नहीं हुआ है। वो अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं इस तरह से कि जब चाहे अलग हो जाएं। तो इसको समझने के लिए क्या हम एक जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक ऐसी फैमिली है जहां जमीन और घर सब दादाजी के नाम पर है, यानी केंद्र सरकार के नाम पर। घर के अंदर सुविधा के लिए कमरों के बीच की दीवारें थोड़ी इधर उधर खिसकाकर कोई कमरा बड़ा या छोटा किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सदस्य अपना कमरा उखाड़कर किसी दूसरे शहर नहीं ले जा सकता। मतलब वो फैमिली से अलग नहीं हो सकता। वाह, ये बहुत ही सटीक और मजेदार एनालॉजी है। संविधान निर्माता एकदम यही चाहते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से एक अविनाशी संघ कहा था, यानी एक ऐसा ढांचा जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, 1947 के टाइम का सिचुएशन बहुत अलग था ना। बहुत अलग। जरा उस वक्त के भारत की कल्पना कीजिए। देश ने अभी अभी विभाजन का एक बहुत ही भयानक दर्द झेला था। 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एक साथ लाना था। अगर संविधान निर्माता राज्यों को अलग होने का थोड़ा सा भी अधिकार दे देते या इसे एक समझौता बना देते, तो देश के टुकड़ों में बंटने का बहुत बड़ा खतरा था। सही बात है। इसीलिए ये एकदम क्लियर कर दिया गया कि देश एक है और राज्य केवल प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। उनको भारत से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है। ये हिस्टोरिकल रेफरेंस सच में चीजों को बहुत क्लियर कर देता है। विभाजन के उस डर ने केंद्र को इतना मजबूत बनाया। लेकिन इसी अनुच्छेद 1 के तहत नोट्स में एक और बहुत ही सटल डिफरेंस बताया गया है। इसमें भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया और भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। आम बोलचाल में तो ये दोनों एक ही लगते हैं। यहीं पर कानूनी भाषा की असल बारीकी छिपी है। देखिए, जब हम भारत के संघ या यूनियन की बात करते हैं तो हम उस पॉलिटिकल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जो आज के 28 राज्यों के बीच है। ये उस जॉइंट फैमिली के मुख्य सदस्य हैं। अच्छा। लेकिन जब हम भारत का क्षेत्र या टेरिटरी कहते हैं तो ये एक बहुत ही व्यापक ज्योग्राफिकल दायरा है। मतलब क्षेत्र में सिर्फ राज्य नहीं आते बल्कि कुछ और भी जुड़ जाता है। एकदम ठीक समझे आप। भारत के क्षेत्र में वो 28 राज्य तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज भी आते हैं। और इससे भी बड़ी बात, इसमें फ्यूचर की एक खिड़की खुली रखी गई है। फ्यूचर की खिड़की
वो कैसे? मतलब वो नए क्षेत्र भी इस टेरिटरी में शामिल माने जाएंगे जिन्हें भारत भविष्य में किसी भी तरह से अर्जित कर सकता है या अक्वायर कर सकता है। और इन सब का पूरा डिटेल विवरण संविधान की पहली अनुसूची यानी शेड्यूल 1 में दर्ज होता है। तो अगर हम अपने उस फैमिली वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं तो संघ का मतलब है फैमिली के मेन मेंबर्स और क्षेत्र का मतलब है पूरा का पूरा घर, जिसमें मेन मेंबर्स के कमरे, बागों में बना गेस्ट हाउस और आगे चलकर जो आसपास के प्लॉट खरीदे जाएंगे वो सब शामिल हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत का क्षेत्र शब्द बहुत ज्यादा पावर और पॉसिबिलिटीज को अपने अंदर समेटे हुए है। ये यूनियन से बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो घर के अंदर का नियम तो चलिए पक्का हो गया कि कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बाहर का कोई व्यक्ति इस फैमिली में शामिल हो सकता है? मान लीजिए कोई बाहरी इलाका भारत का हिस्सा बनना चाहे, तो क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है आसानी से? हाँ, बिल्कुल देता है, और यही विचार हमें अनुच्छेद 2 की तरफ ले जाता है। देखिए, अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हमारे पास प्रेजेंट में क्या है, और अनुच्छेद 2 कि वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सके। ये संसद को 2 मेन राइट्स देता है। पहला है प्रवेश यानी एडमिशन, और दूसरा है स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों शब्दों में टेक्निकली क्या फर्क हुआ? दोनों का मतलब तो अंदर लाना ही लग रहा है। थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं आसानी से समझाती हूँ। हाँ। प्रवेश या एडमिशन का मतलब है उन विदेशी राज्यों या इलाकों को भारत में मिलाना जो पहले से ही एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनका अपना पहले से एक वजूद है। जबकि स्थापना का मतलब है किसी बिल्कुल नए राज्य का गठन करना, जो शायद पहले इस रूप में था ही नहीं। संसद अपनी उचित समझी जाने वाली शर्तों पर यह सब कर सकती है। ओह, मतलब इसका कोई फिक्स फॉर्मूला या टेम्पलेट नहीं है। संसद अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर सकती है इनको अंदर लाने के लिए। बिल्कुल, संसद जैसी शर्तें ठीक समझेगी वैसा करेगी। तो क्या हमारे इतिहास में इसका कोई सॉलिड एग्जाम्पल है जहां हमने बाहर से किसी क्षेत्र को लिया और उसे सीधा राज्य बना दिया हो? इसका सबसे बेहतरीन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल सिक्किम का है। सिक्किम की स्टोरी सच में बहुत यूनिक है। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। सिक्किम को एक सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का स्पेशल स्टेटस दिया गया, और इसके लिए बाकायदा संविधान में एक नया आर्टिकल अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। ये एसोसिएट स्टेट वाली बात थोड़ी अजीब लगती है ना। मतलब ना तो वो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर हैं और ना ही पूरी तरह से अंदर। ये हाफ इन हाफ आउट वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? ये एसेंशियली एक तरह का टेस्ट या ट्रांजिशन पीरियड था। भारत सरकार ये देखना चाहती थी कि क्या सिक्किम की जो मोनार्की वाली बैकग्राउंड है और भारत का जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो दोनों एक साथ स्मूथली फंक्शन कर पाएंगे या नहीं। और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत सेंसिटिव कदम था पड़ोसी देशों को देखते हुए। लेकिन हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा लंबा नहीं चला। फिर फाइनली वो फुल मर्जर कैसे हुआ उनका? ठीक 1 साल बाद 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया गया, और उसके तुरंत बाद 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को फाइनली भारत का 22वां पूर्ण राज्य फुल स्टेट बना दिया गया। उस एसोसिएट स्टेट वाले अनुच्छेद 2A को डिलीट कर दिया गया क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं बची थी। ये प्रोसेस कितना ऑर्गेनिक लगता है सुनने में। और मुझे याद आता है गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, ये सब भी तो पहले बाहरी कंट्रोल में थे। इनको भी तो बाद में ही लाया गया। बिल्कुल सही। इन सबको पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के कंट्रोल से मुक्त कराकर अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत की यूनियन में शामिल किया गया था। अगर हमें देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन करना हो, मतलब बाउंड्रीज बदलनी हो, तो उसकी पावर कहाँ से आती है? अंदरूनी बदलावों की पूरी चाबी अनुच्छेद 3 में रखी हुई है, और सच कहूं तो ये संविधान के सबसे पावरफुल और डायनामिक आर्टिकल्स में से एक है। ये संसद को हक देता है कि वो करंट राज्यों को अलग करके या 2 को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकती है। किसी भी राज्य का जो एरिया है उसे बढ़ा या घटा सकती है, उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। बाप रे, ये पावर तो देखने में एकदम अनलिमिटेड लग रही है। पर क्या ये सब रातों रात एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाता है, या इसकी कोई ठीक-ठाक कानूनी प्रोसेस बनाई गई है? नहीं, रातों रात नहीं होता। इसकी एक बहुत ही क्लियर और वेल डिफाइंड
4 स्टेप्स वाली प्रोसेस है जिसे समझना काफी जरूरी है। पहला स्टेप ये है कि ऐसा कोई भी बिल या विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या प्रायर रिकमेंडेशन कंपलसरी है। बिना राष्ट्रपति की हाँ के ये बिल पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकता। दूसरा स्टेप यह है कि राष्ट्रपति उस बिल को कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटर यानी उस राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। मतलब जिस राज्य का नक्शा या नाम बदला जा रहा है उनसे फॉर्मल तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जहां उस राज्य को अपनी राय एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर राष्ट्रपति को वापस भेजनी होती है। वो टाइम लिमिट राष्ट्रपति ही तय करते हैं। और फिर चौथा और आखिरी स्टेप? चौथा स्टेप यह है कि वो बिल संसद में वापस आता है और वहां इसे साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है और बस बिल पास और राज्य का नक्शा बदल गया। यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ी लूप होल या विसंगति नजर आ रही है। आपने कहा है कि राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर की राय मांगते हैं स्टेप 2 में, लेकिन क्या संसद उस राज्य की राय मानने के लिए लीगली बाउंड है? मान लीजिए कोई राज्य अपनी विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे टुकड़े हों या हमारा नाम बदला जाए, तो क्या संसद उस प्रोसेस को वहीं रोक देगी? ये तो राज्य की ऑटोनॉमी के साथ सीधा इनजस्टिस लगता है। अगर उनकी राय माननी ही नहीं है तो फिर ये राय मांगने का दिखावा क्यों? मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही वैलिड और थोड़ा तीखा सवाल है। ऊपर से देखने पर सच में ये फेडरल स्ट्रक्चर और राज्यों के हक के खिलाफ लगता है, लेकिन इसका जो थोड़ा कड़वा कानूनी सच है वो यही है कि संसद राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी 0% बाध्य है। राज्य अपनी राय, अपना विरोध दर्ज कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद का ही होता है। इसका रीजन फिर से हमारे पास्ट में है। संविधान निर्माताओं ने ये कोई दिखावा नहीं किया था। ये एक्चुअली भारत में संसद की सर्वोच्चता या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने का एक बहुत ही केयरफुली सोचा गया तरीका था। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद देश में अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्यों को बांटने की जबरदस्त डिमांड उठने लगी थी। अगर उस वक्त संविधान निर्माता राज्यों को ये वीटो पावर दे देते कि वो खुद अपने डिवीजन को रोक सकें, तो भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन था वो तो कभी प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने पहले ही तय कर दिया कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो केवल और केवल संसद की इच्छा और पूरे देश की जरूरत पर निर्भर करेगा, ताकि फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए या भाषाई मांगों के लिए या सबसे जरूरी देश की यूनिटी बनाए रखने के लिए जब भी केंद्र को कदम उठाना हो वो बिना किसी रुकावट के उठा सके। ये एक तरह से नैरो रीजनलिज्म और अलगाववाद को चेक में रखने का टूल था। ये एनालिसिस तो सच में बहुत डीप है। केंद्र को इतना पावरफुल बनाना उस टाइम की एक अर्जेंट जरूरत थी। क्या हमारे पास इस प्रोसेस के कुछ बड़े रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जहां संसद ने राज्यों के नक्शों में ड्रास्टिक चेंजेस किए हों? अरे, भारत का जो पूरा मॉडर्न मैप आज हम देखते हैं वो अनुच्छेद 3 का ही तो रिजल्ट है। साल 2000 का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, जब एक ही झटके में 3 नए राज्य बनाए गए। बिहार से अलग होकर झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और इसके अलावा 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का बनना भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां आपको याद होगा काफी पॉलिटिकल हंगामा भी हुआ था उस वक्त। हाँ, वो तो न्यूज में छाया हुआ था। और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ, जहां एक पूर्ण राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, वो भी इसी का हिस्सा था। बिल्कुल सही। JNK का एग्जाम्पल तो ये साफ साबित करता है कि अनुच्छेद 3 संसद को सिर्फ राज्य बनाने की ही नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टिंग फुल स्टेट का दर्जा घटाकर उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की भी पूरी शक्ति देता है। ये सब डिटेल सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल उठ रहा है। आप बता रही हैं कि नए राज्य बनाना, सीमाएं बदल देना, ये सब संसद इतनी आसानी से कर सकती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुई ना? क्या इन इतने बड़े बड़े बदलावों के लिए संविधान में किसी बहुत बड़े अमेंडमेंट की या किसी खास प्रोसेस की जरूरत नहीं होती? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, और यहीं पर अनुच्छेद 4 एक मास्टर स्ट्रोक की तरह हमारे सामने आता है।
अनुच्छेद 4 एकदम क्लियर शब्दों में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए जो भी कानून हैं, उन्हें केवल साधारण कानून या ऑर्डिनरी लॉ माना जाएगा। साधारण कानून से यहाँ आपका क्या मतलब है? ये रेगुलर संविधान संशोधन से अलग कैसे होता है? देखिए, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 368 है जो संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन करने की पावर और प्रोसेस देता है। अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बड़े बदलाव के लिए संसद में एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और जो मेंबर्स वहां प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 वोट। ये नंबर जुटाना एक बहुत ही मुश्किल काम है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। लेकिन अनुच्छेद 4 क्या कहता है? वो कहता है कि राज्यों की सीमाएं बदलने को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। ओह, मतलब ये 2/3 वाला लंबा चौड़ा मेजॉरिटी चाहिए ही नहीं इनको? बिल्कुल नहीं। इस काम के लिए संसद में केवल साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उस दिन सदन में जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका बस 50% प्लस एक वोट। दैट्स इट। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सिर्फ 50% से एक वोट ज्यादा और आप किसी भी राज्य का पूरा वजूद बदल सकते हैं। क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि आज़ादी के वक्त भारत का जो पॉलिटिकल मैप ड्रॉ किया गया है वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। उन्हें अंदाजा था कि आने वाले दशकों में इस नक्शे को बार बार रीड्रॉ करना ही पड़ेगा लोकल डिमांड्स के हिसाब से। अगर वो इसके लिए अनुच्छेद 368 वाली वो स्ट्रिक्ट और मुश्किल प्रोसेस लगा देते तो हर बार एक नया राज्य बनाने पर संसद ने डेडलॉक आ जाता। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई ये इस इतने बड़े देश को स्मूथ चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। और हाँ, इसी सिंपल मेजॉरिटी वाले लॉ से ना संविधान की अनुसूची 1 जो राज्यों की लिस्ट है और अनुसूची 4 जहां राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है उनमें ऑटोमेटिकली बदलाव हो जाता है। उनके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी ये। लेकिन यहाँ मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर अंदर की जमीन इधर उधर करना और राज्यों को बांटना इतना ही आसान है, मतलब सिर्फ एक 50% वाले वोट का खेल, तो मेरे मन में एक थोड़ी डरावनी सी जिज्ञासा उठ रही है। क्या भारत सरकार इसी साधारण तरीके से सिर्फ नॉर्मल मेजॉरिटी जुटाकर भारत का कोई हिस्सा या कोई जमीन किसी दूसरे विदेशी देश को भी दे सकती है क्या? ये जो सवाल आपने अभी पूछा है ना, जिसे हम बेरुबारी केस के नाम से जानते हैं। अच्छा, बेरुबारी केस? इसके पीछे का मुद्दा क्या था आखिर? असल में 1947 में जब सिरिल रैडक्लिफ में भारत और पाकिस्तान के बीच वो सीमा रेखा खींची थी तो पेपर पर और जमीन पर बहुत सारी गड़बड़ियां रह गई थीं। कई इलाके ऐसे थे जो कागज पर तो किसी और के थे लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का था। वेस्ट बंगाल में ऐसी एक जगह थी बेरुबारी। तो 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि चलो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं और इसके तहत बेरुबारी क्षेत्र का कुछ हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज का बांग्लादेश है, उनको सौंपने का फैसला किया गया। और मुझे लगता है कि बस यहीं से बवाल शुरू हुआ होगा देश में। जैसे ही सरकार ने इस हिस्से को दूसरे देश को सौंपने की कोशिश की, पूरे देश में भारी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बड़ा सवाल ये उठा कि क्या पार्लियामेंट अनुच्छेद 3 की अपनी इन ऑर्डिनरी शक्तियों का यूज करके भारत की जमीन किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है? मुद्दा इतना गर्म हो गया कि उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी राय के लिए भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था इस पर? क्या सरकार के पास हक था ऐसा करने का? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 3 संसद को देश के अंदर नक्शा बदलने की बहुत पावर देता है, लेकिन यह अनुच्छेद किसी भी विदेशी देश को भारत का कोई भी सॉवरेन टेरिटरी सौंपने की पावर बिल्कुल भी नहीं देता। ओह, मतलब साधारण बहुमत से भारत अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकता? जमीन दी जा सकती है लेकिन साधारण बहुमत से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार को कोई भी टेरिटरी किसी विदेशी शक्ति को सौंपनी है तो उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत प्रॉपर्ली संविधान संशोधन करना ही होगा। यानी वो स्पेशल मेजॉरिटी वाली मुश्किल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। समझ गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जमीन लेना
और बाउंड्रीज तोड़ना बहुत आसान है, पर भारत के बाहर अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को देना निहायत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और इसी रूलिंग के नतीजे में बेरूबारी टेरिटरी को पाकिस्तान को सौंपने के लिए पार्लियामेंट को फाइनली 1960 में 9वां संविधान संशोधन यानी 9th अमेंडमेंट पास करना पड़ा था, लंबा प्रोसेस फॉलो करके। ये इतिहास तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर क्या पिछले कुछ सालों में मतलब रीसेंट ईयर्स में भी हमें ऐसे किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी है ज़मीन देने के लिए? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कुछ साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री को लेकर कुछ बहुत बड़ा डील हुआ था। हाँ, आप 2015 के 100वें संविधान संशोधन 100th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। वो एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत सारे एनक्लेव थे जिन्हें अंतः क्षेत्र भी कहते हैं। ये एनक्लेव का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? एनक्लेव को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक कमरा आपके पड़ोसी के घर के बीचों बीच बना हुआ है और वो पड़ोसी का एक बाथरूम आपके घर के आंगन के बीच में है। ये तो बहुत ही क्योटिक सिचुएशन होगी रहने वालों के लिए। बहुत ज्यादा। बेसिकली किसी देश का वो हिस्सा जो पूरी तरह से दूसरे देश की बाउंड्री के अंदर घिरा हुआ हो। भारत के 111 ऐसे एनक्लेव बांग्लादेश के मैप के अंदर फंसे हुए थे और बांग्लादेश के 51 एनक्लेव भारत के अंदर थे। वहां जो आम लोग रह रहे थे उनका जीवन नर्क बन चुका था, क्योंकि वो अपने ही देश की मेन जमीन से और सुविधाओं से कटे हुए थे। वाह, इस अजीब प्रॉब्लम को फिर दोनों देशों ने सुलझाया कैसे? इसे ठीक करने के लिए दोनों देशों ने तय किया कि हम अपनी अपनी बस्तियों की अदला बदली कर लेते हैं ताकि बॉर्डर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब क्योंकि इस प्रोसेस में भारत अपनी कुछ जमीन ऑफिशियल लेवल पर बांग्लादेश को सौंप रहा था, इसलिए बेरूबारी केस के रूल के हिसाब से सरकार कोई साधारण ऑर्डर पास करके ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर किसी दूसरे देश के साथ सिर्फ एक नॉर्मल बाउंड्री डिस्प्यूट हो, मतलब जहां किसी जमीन को टेक्निकली किसी को देना नहीं है, बस एक लाइन क्लियर करनी है, तो क्या तब भी इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में क्लियर कर दिया था कि अगर दो देशों के बीच बस एक नॉर्मल सीमा विवाद या बाउंड्री डिस्प्यूट है, जहां बस लाइन को आपस में बैठ के क्लियर करना है और टेक्निकली किसी फ्रेश टेरिटरी को सौंपना नहीं है, तो वहां संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। वो काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी सरकार के साधारण आदेश से ही सुलझाया जा सकता है। ये सच में एक बहुत ही बारीक और ज़रूरी डिफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर नए राज्य बनाने की प्रोसेस और फिर बेरूबारी केस तक एक बहुत ही गहरी और डिटेल यात्रा की है। अगर इस पूरे नोट्स और कानूनी कॉम्प्लेक्सिटी का मैं आपसे एक सिंगल लाइन टेक अवे पूछूं, तो आप उसे कैसे सम अप करेंगे? अगर पूरे एपिसोड को एक लाइन में समेटना हो तो मैं वापस उसी फिलॉसफी पर आना चाहूंगी। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि राज्यों की बाउंड्रीज टूट सकती हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, उनका इंडिविजुअली वजूद तक खत्म हो सकता है, इसलिए वो विनाशी हैं। लेकिन जो भारत का संघ है, जो कोर यूनियन है, उसे किसी भी कीमत पर तोड़ा या अलग नहीं किया जा सकता। वो पूरी तरह से अविनाशी है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये याद रखने के लिए सच में एक बहुत ही पावरफुल कैच फ्रेज है। और जो स्टूडेंट्स या लिसनर्स इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से याद रखना चाहते हैं, उनके लिए नोट्स में एक छोटी सी ट्रिक दी गई है। अनुच्छेद 2 का कनेक्शन हमेशा भारत के बाहर के क्षेत्रों को अंदर लाने से होता है और अनुच्छेद 3 का कनेक्शन हमेशा भारत के अंदर के क्षेत्रों की तोड़फोड़ और बदलाव से होता है। सिंपल। एट द एंड ऑफ द डे भाग 1 जो है वो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत और अटूट शील्ड बनाता है। ये एक बहुत ही क्लियर और परफेक्ट समरी थी आज के डिस्कशन की। तो आज हमने डीप डाइव करके समझा कि कैसे एक देश, एक नेशन स्टेट अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को इतने कड़े और जरूरत पड़ने पर लचीले कानूनों से सेफ रखता है। लेकिन जाते जाते एक अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा है। आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो 21st सेंचुरी का डिजिटल एज है। एक ऐसा टाइम जहां हमारी इकोनॉमी, हमारी सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनल डेटा किसी फिजिकल बाउंड्री और चेकपोस्ट को थोड़ी मानता है।
इंटरनेट की दुनिया में तो कोई अनुच्छेद 2 या 3 लागू नहीं होता, That's a very interesting point. है ना? तो सवाल ये है कि फ्यूचर में जब आधी से ज़्यादा दुनिया पूरी तरह से क्लाउड सर्वर्स पर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर चलेगी, तब क्षेत्र और सॉवरेनिटी की ये पुरानी ज्योग्राफी वाली डेफिनेशंस कैसे काम करेंगी? क्या आने वाले वक्त में देशों को अपनी इन बाउंड्रीज को और इन आर्टिकल्स को साइबर स्पेस और डिजिटल एंगल से रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? क्या डेटा के लिए भी एक नया डिजिटल बॉर्डर बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे चलकर हम सबको सोचना पड़ेगा। आज के इस पॉलिटी एनालिसिस में बस इतना ही। इस डीप डाइव को सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार।